में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी में पर्यावरणीय जैविकी के बारे में सामान्य अध्ययन पढ़ा था, जिसमें हमने पारिस्थितिकी की परिभाषा, इसकी परिभाषा पढ़ी थी। जीव का एबायोटिक बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्शन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पारस्परिक अंतर संबंध जैविक अजैविक घटकों का किसी जीव के साथ में अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। इसको हमने 3 मंडलों में डिवाइड किया था, जिसमें हमारा भूमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, इन तीनों मंडलों के बारे में पढ़ा था। जिसमें भूमंडल में हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर 3 भागों में बांटा था। जलमंडल, जहाँ पर जल पाया जाता है, जल स्रोत समुद्र हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुएं हो सकते हैं, बावड़ी हो सकती हैं, जल स्रोत। वायुमंडल को फिर से हमने 4 जो मंडल है उनमें हमने डिवाइड किया था, जिसमें क्षोभमंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल एंड 4th है वायुमंडल। इस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पृथ्वी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनको हमने डिवाइड किया। अब हम इकोलॉजी की जो यूनिट है, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, समष्टि, उसके ऊपर आते हैं। पॉपुलेशन या समष्टि। समष्टि या फिर पॉपुलेशन। अभी तक ये केवल प्राकृतिक भूभाग थे, जो पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र उसके अंदर में आते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र। सेकंड इसको हम देखते हैं, तो सेकंड जो है वो है समष्टि। इकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, तो ये है समष्टि। पॉपुलेशन, एक जाति के जीव किसी एक विशेष जगह पर हों तो वो सारे कलेक्टिवली, सभी को सम्मिलित रूप से एक पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन एक जाति के कोई जीव जो एक विशेष जगह पर पाए जाते हों, उनको सम्मिलित रूप से एक पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे कोई गेहूं का खेत है, तो गेहूं के सारे पेड़ एक समष्टि हो गई, एक पॉपुलेशन हो गई। कोई बकरियों का झुंड है, तो बकरी एक पॉपुलेशन हो गई, मनुष्य एक पॉपुलेशन हो गई, एक स्पेसिफिक जगह की। ठीक है, तो समष्टि, और इसको कहते हैं, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं इसको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी और पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, यदि हम इकोलॉजी के बारे में स्टडी करना चाहें, इकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है, कोई जीव, जैसे नीम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ उस टेम्परेचर में, उस इन्वायरमेंट में जो नीम पाए जाते हैं, उनमें इसी तरह का बदलाव होगा, कोई फैक्टर करता है, तो वो सभी के लिए सेम होगा। इसलिए जो पॉपुलेशन है वो एक यूनिट कहलाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र की।
तो यहाँ पर इसके बाद में दूसरा आता है इसकी पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी या समुदाय। कम्युनिटी एक या एक से अधिक पॉपुलेशन जो एक स्थान पर पाई जाए उनका अध्ययन किया जाए तो उनको सम्मिलित रूप से हम समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय। ठीक है, इसके अंदर में क्या आते हैं कि जैसे एक पॉपुलेशन हो, एक पॉपुलेशन जैसे मान लो बकरियों की पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन जैसे पशुओं की, भैंस की पॉपुलेशन है, तीसरी पॉपुलेशन जैसे गाय की पॉपुलेशन है, चौथी पॉपुलेशन जैसे मनुष्य की पॉपुलेशन है, पांचवी जैसे वहाँ पर प्लांट पाए जाते हैं। तो ये सारी अलग अलग पॉपुलेशन हो गई, लेकिन इन सबको सम्मिलित रूप से हम कहेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी एक वो जगह है जहाँ पर उस जगह पर पाई जाने वाली समस्त पॉपुलेशन को कलेक्टिवली हम स्टडी करें तो वो हम कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है परितंत्र। ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया परितंत्र। परितंत्र इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक कम्युनिटी। मान लो जैसे चंदवाजी का हम कोई खेत देखें, उसके अंदर मान लो कि मनुष्य भी रह रहे हैं, पशु भी रह रहे हैं और पौधे भी हैं, तो वो सारे एक कम्युनिटी हो गई, एक कम्युनिटी हो गई। ऐसे ही मान लो चंदवाजी के अलावा मनोरपुर की कम्युनिटी हुई, फिर उसके बाद में जैसे अचरोल की कम्युनिटी है। तो ये सब मिला के एक इकोसिस्टम, मतलब हमारा जैसे एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम हम क्या कहेंगे कि जैसे इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो इस एरिया क्या है कि जैसे मान लो हम अचरोल से चंदवाजी तक का एरिया बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से हम कहेंगे ये परितंत्र एक इकोसिस्टम है। जैसे थार रेगिस्तान हमारे पश्चिम में पाया जाता है, राजस्थान के जो पश्चिम में पाए जाने वाला एरिया थार रेगिस्तान है। अब उस रेगिस्तान में डिफरेंट कम्युनिटी हो सकती है, कम्युनिटी जैसे भेड़ हो सकती हैं, बकरी हो सकती हैं, पौधे हो सकते हैं, थार के डेजर्ट वेजिटेशन हो सकती हैं। उसके अलावा वहाँ पर मनुष्य भी हो सकते हैं, और कई हम कह सकते हैं कि मनुष्य में भी जैसे हम अलग अलग और बोल सकते हैं, बंजारे हो सकते हैं और अलग समुदाय हो सकते हैं। तो वो सारे कम्युनिटी एक जहाँ पर पाई जाती है उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। वहाँ का ये जो थार है वो एक इकोसिस्टम है जिसमें ये पाई जा रही है। इसके अलावा यदि हम देखें जैसे हिमालय में जो बर्फ इकोसिस्टम है, आइस इकोसिस्टम कहलाएगा, और इसके अंदर पाए जाने वाले सभी जीव जो इसका हम अध्ययन करेंगे इकोलॉजी के तहत, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक बर्फ वाला सिस्टम है, बर्फ इकोसिस्टम है। उसके अलावा जैसे सहारा डेजर्ट है, ऐसे डिफरेंट इकोसिस्टम ये कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट है पर्यावास, इसको कहते हैं हैबिटेट एंड निकेत, इसको कहते हैं निस। पर्यावास, हैबिटेट, निस, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पर्यावास, वास जहाँ पर विचरण करता है जीव, पर्यावास कहलाता है। जैसे शेर है, वो एक जंगल में शिकार करता है, तो वो पूरा जंगल उस शेर के लिए एक पर्यावास है, उसकी एक हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब वो अपनी हैबिट्स, जितनी भी हैबिट्स हैं वो कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, वो सारा हैबिटेट कहलाता है। जिसमें कोई जीव अपनी हैबिट कंप्लीट करता है वो पूरा एरिया उसका हैबिटेट कहलाता है। अब हैबिट क्या है उसकी, जैसे शेर है तो उसका शिकार करना हैबिट है, उसका पानी पीना हैबिट है, उसका सोना हैबिट है, उसका रहना हैबिट है, उसका और जो भी करता है काम वो उसके हैबिट में है। लेकिन वो हैबिट के लिए केवल एक जंगल में ही रहता है, तो इसका मतलब वो जंगल है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, तो हैबिटेट जीव की वह जगह जहाँ पर वह जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो उसका हैबिटेट या उसका पर्यावास कहलाता है। नेक्स्ट है निकेत, निस वह जगह है जहाँ पर उसके पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उस जीव के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है।
जैसे शेर का ही एग्जाम्पल ले रहे थे हम। शेर पूरे जंगल में शिकार करता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? उसकी गुफा में, उसकी गुफा के आसपास। तो वो एक जोन बनाता है, मतलब वो एक जोन हो गई, जैसे गुफा है या फिर उसके गुफा के 200-400-500 मीटर की जगह है जहाँ पर उसके पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती है। ठीक है, तो वो उसका निकेत कहलाता है। जैसे मैं किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वो एक गांव है जहाँ पर मेरी आवश्यकताएं पूर्ति होती है। मैं एक स्कूल में जाता हूँ, पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं खेलने के लिए किसी ग्राउंड में जाता हूँ, मैं कुछ और काम करने के लिए कहीं और जाता हूँ। ठीक है, तो वो सारे मेरी एक्टिविटी हो गई, वो मेरी हैबिट हो गई जो मेरी पूर्ति हो रही है, इसलिए वो गांव पूरा हैबिटेट कहलाएगा। लेकिन जिस घर में रहता हूँ मैं, वहाँ पर वो मेरी मिस है, मेरे पाए जाने की संभावना वो है, क्योंकि मेरा एड्रेस, हम परमानेंट एड्रेस लिखते हैं तो इसका मतलब परमानेंट एड्रेस क्या है? मिस है एक तरह से, जहाँ पर मेरे पाए जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम पारिस्थितिकी में ये सब हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो पॉपुलेशन कहलाती है। एक पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है? एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो एक प्लेस में, एक जगह में पाए जाते हैं, वो सारे एक समष्टि या एक पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, इससे पहले एक बार हमने पढ़ा था स्पीसीज, है ना? स्पीसीज किसे कहते हैं? लिनियस ने जो बाइनोमेनक्लेचर जो हमने पढ़ा है पहले, उसमें स्पीसीज शब्द का यूज किया था। क्लासिफिकेशन के टाइम में हमने देखा था कि स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीसीज है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो स्पीसीज किसे कहते हैं? एक स्पीसीज, एक जाति किसे कहते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स का एक समूह जो मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर है। ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप, समूह जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर हैं उसमें समान हो, और जेनेटिकली मतलब जिनके जीन और डीएनए जिनके समान हो, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली समान हो, और आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, इंटरब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एवं रिप्रोड्यूसिबल प्रोजेनी उत्पन्न कर सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबल प्रोजेनी उत्पन्न करते हैं। तो वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, वो एक जाति कहलाती है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो दिखाई समान देते हों, जिनका जेनेटिक मटेरियल उनका समान हो, जो आपस में जनन कर सकते हैं और जननक्षम संतति उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोजेनी, रिप्रोड्यूसिबल प्रोजेनी उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक जाति को इंडिकेट करते हैं। और इस तरह से एक जाति के इंडिविजुअल्स एक स्थान पर बहुत सारे हो सकते हैं, उनको एक साथ हम कह सकते हैं पॉपुलेशन। एक जगह में पाए जाने वाले एक जाति के बहुत सारे जीव, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो ये इकोसिस्टम की यूनिट है और ये क्लासिफिकेशन की यूनिट है। इसके बाद में जो डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पाए जाते हैं वो सबको कम्युनिटी कहते हैं, और ये सारी कम्युनिटी किसी एक इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो सिमिलर पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे थार इकोसिस्टम, आइस इकोसिस्टम, कोई और इकोसिस्टम। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम है। इसके बाद हमने बात की हैबिटेट एंड निश की। हैबिटेट जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी हैबिट्स को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। इसमें हमने एग्जांपल लिया है कि शेर जंगल में अपना पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो वो जंगल है, उसके लिए हैबिटेट है। और शेर जहाँ पाया जाता है वो गुफा उसकी निकेत है या निश है।
ठीक है, जहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम पाई जाती है, वो उसकी निश कहलाती है। फाइव के बाद में हम देखते हैं सिक्स्थ हमारा ये है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक में जैविक और अजैविक दोनों कारक हो सकते हैं। अजैविक एवं जैविक ऐसे कारक होंगे पर्यावरणीय कारक, या तो जैविक हो सकते हैं या अजैविक हो सकते हैं। ये दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं। तो कुछ हमारे अजैविक कारक हैं। अजैविक जिसमें सबसे पहले आता है मृदा, मृदा कारक। मृदा कारक, तो इस अजैविक कारक में मृदा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई पौधा लगा हुआ है तो वहाँ की मिट्टी कैसी है ना, उसका मिट्टी का प्रकार कैसा है, बालू रेत है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो उसका इफेक्ट उस प्लांट पर होगा। और उस मिट्टी का पीएच कैसा है, उस मिट्टी में सैलिनिटी, उसमें नमक कितना है, उसमें क्षारीय क्षमता कितनी है, तो ये पीएच पर डिपेंड करता है। मिट्टी में ह्यूमस कितनी है, उसमें मॉइस्चर कितनी है, नमी कितनी है, ये सब बातें मृदा कारक है ना। तो ये अजैविक कारक हैं जो कि जीव को प्रभावित करते हैं। तो हमारा पहला अजैविक कारक है मृदा, जिसमें मृदा के प्रकार, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व, मृदा में पाए जाने वाली नमी, मृदा का टेम्परेचर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी जीव को इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा है स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक, इसमें स्थल की आकृति है ना, स्थलाकृतिक कारक, स्थल की आकृति, कोई ऊंचाई पर है पौधा, कोई नीचे है पौधा, कोई और गहरा पौधा है, कोई समुद्र तल में है, कोई समुद्र के बाहर सरफेस पर है, डेल्टा पर बना हुआ है, कोई सामान्य जमीन के ऊपर है, तो कोई पहाड़ के ऊपर है। तो ये धरातल है, तो धरातल भी किसी पौधे को इफेक्ट डालता है, उसकी आकारिकी को प्रभावित करता है। जैसे अब मान लो कि पीपल का पेड़ है, वो जमीन में लगा हुआ है, लेकिन हम पीपल के पेड़ को किसी पहाड़ की चोटी पर लगा दें तो क्या वो लग जाएगा? नहीं लगेगा। यदि लगा दें तो वो इतना बड़ा होगा ही नहीं। वहाँ पर तो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं जो झाड़ियों की तरह होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते चोटी पर। ठीक है, उसी तरह से हम समुद्र के जैसे धरातल में देखें तो समुद्र के धरातल में भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे जैसे एल्गी है, फंगस है, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थलाकृतिक कारक, जो स्थल की आकृति है, वो भी जीवों की आकृति को, जीवों के लिए इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जीवों के लिए इफेक्टिव होती है और उनको, उनकी संरचना को परिवर्तित करती है, उनके कार्यकलाप को परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है इसमें जलवायु कारक। जलवायु कारक, जलवायु कारक में क्या है कि जलवायु कारक, जल और वायु ये दोनों भी ऐसे कारक हैं जो कि जीव को प्रभावित करते हैं। जल, यदि जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। हमने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा है कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। 90% भाग पानी है जो कोशिका में पाया जाता है, 90% भाग। तो और वायु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, लेकिन जब रेस्पिरेशन करते हैं तो भी प्लांट O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इस तरह से जल और वायु कारक, कहीं पर मान लो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु का घनत्व कम होने लगता है। वायु का घनत्व कम होने के साथ साथ वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, और यदि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पर फिर हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तब भी पूरी नहीं हो पाती, फिर हमें चक्कर आने लगते हैं और वोमिटिंग हो जाती है। तो ये सब कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। उसी तरह से ये प्लांट को भी प्रभावित करते हैं कि एक प्लांट है धरातल में लगा दिया हमने, एक प्लांट है पहाड़ की चोटी पर लगा दिया, तो वो दोनों, जैसे मान लो नीम का ही पेड़ है, हमने धरातल में लगाया, एक नीम का पौधा हमने पहाड़ की चोटी पर लगाया,
अब दोनों नीम के पौधे क्या सक्सेस हो जाएंगे, हम उनको पानी दे रहे हैं डेली और हम उसको ठीक से उसकी केयर भी कर रहे हैं, पशुओं से भी बचा रहे हैं, तो क्या दोनों सेम होंगे? ऐसा करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि दोनों में परिवर्तन है। इसका मतलब मृदा कारक भी हो सकता है उसका परिवर्तन, स्थलाकृतिक कारक में परिवर्तन हो सकता है उसका, जलवायु कारक भी उसका परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे अजैविक कारक हैं जो किसी जीव को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोम, पर्यावरणीय कारक, ये 6 नंबर हो गया हमारा। उसके बाद में है बायोम, 7 है बायोम। बायोम जिसे हम जीवोम भी कहते हैं, जीवोम। पृथ्वी के ऊपर पहाड़ पाए जाते हैं, पृथ्वी के नीचे की तरफ समुद्र पाए जाते हैं। इन सभी में जितने भी जीव हैं उनको कलेक्टिवली हम बायोम कहते हैं, बायोमास। जो जीव जितने जीव पाए जाते हैं सबको हम कलेक्टिवली बायोम कहते हैं। इसी में एक टर्म्स आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है कि पृथ्वी की सरफेस से कुछ नीचे तक जीव पाए जाते हैं, पृथ्वी की सरफेस से ऊपर तक कुछ जीव पाए जाते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल तक जीव पाए जा सकते हैं और पृथ्वी की सतह से नीचे 2800 किलोमीटर तक जीव पाए जा सकते हैं। समुद्र तल में 35,000 किलोमीटर तक भी जीव पाए जा सकते हैं। तो जहाँ पर जीव पाए जाते हैं केवल वो सतह, वो सरफेस बायोस्फीयर कहलाती है, ठीक है। और जहाँ पर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने जीव पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली हम जीवोम कहते हैं। इसके बाद इस परितंत्र जो इकोसिस्टम है उसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं। परितंत्र जैसे कि हमने पढ़ लिया, हमारा पहला कारक था पृथ्वी की कुछ आकृतियां जो हमने वायुमंडल, जलमंडल और इसको परिवर्तित किया। उसके बाद में सेकंड आया हमारा पॉपुलेशन जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोसिस्टम की। और इसके बाद में है कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन हो, कलेक्टिवली वी विल कॉल देम कम्युनिटी। और इसके बाद में जब ये डिफरेंट कम्युनिटी एक जगह कलेक्टिवली काम करती हैं तो वो उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम हम देख रहे हैं जैसे थार इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कोल्ड इकोसिस्टम है, इस तरह के डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। इसके बाद में इन इकोसिस्टम में जो जीव पाया जाता है जो अपनी हैबिट्स को कंप्लीट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था शेर का, जो जंगल में पाया जाता है तो जंगल उसके लिए हैबिटेट है। और जिस गुफा में वो पाया जाता है वो उसकी निश है, जहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। तो शेर के लिए वो गुफा निश है और जंगल है वो हैबिटेट है। तो इसके बाद में जब हमने 6 देखा पर्यावरणीय कारक हैं जिसमें जैविक और अजैविक 2 प्रकार के कारक होते हैं। जिसमें अजैविक में मृदा कारक, स्थलाकृतिक कारक, जलवायु कारक हैं। जिसमें मृदा कारक मृदा का प्रकार, मृदा की सैलिनिटी, मृदा का एल्कलिटी, मृदा का पीएच और मृदा की जो कण है उनकी साइज, उसमें नमी रखने की कैपेसिटी, ये सब डिफरेंट टाइप्स के जो मृदा कारक हैं वो भी जीव को इफेक्ट देते हैं। स्थलाकृतिक कारक, स्थल की आकृति जो हमने बताया, जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई प्लांट है और एक प्लांट सेम वही प्लांट धरातल पर है और वो सेम प्लांट समुद्र के धरातल में है, तो इन तीनों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो ये भी उसको प्रभावित करते हैं। जलवायु कारक, यहाँ पर जल और वायु भी उस जीव को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बायोम देखते हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको हम बायोम कहते हैं। और बायोस्फीयर इस पृथ्वी के सरफेस के ऊपर एवं उस पृथ्वी की सरफेस से नीचे की तरफ जितनी एक परत पाई जाती है उसको पूरी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद में हम इकोसिस्टम के डिफरेंट सिस्टम स्टडी करेंगे, जिसमें हम जैसे टुंड्रा वेजिटेशन है, जैसे सवाना वेजिटेशन है, जैसे रेगिस्तान वेजिटेशन है, ये अलग अलग इकोसिस्टम है, इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इसमें किस प्रकार कौन सा जीव किस जीव के ऊपर डिपेंड करता है और किस जीव से उसकी पूर्ति होती है, तो ये एक श्रृंखला बनती है जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।